हेलो। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। निर्भय बोल रहा हूँ कोलकाता से। अरे 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 बोलिए महाराज, बोलिए बोलिए। अच्छा। हाँ, जी कैसे हैं? बिल्कुल सब आपकी कृपा है। अरे नहीं, मेरी कृपा नहीं, सब हाँ, हाँ, हाँ। सब अब तो ईश्वर की कृपा भी लोग नहीं कहते हैं, अब तो पता नहीं। नहीं नहीं ठीक है, सब आनंद है, कोई बात नहीं, कृपा है आप। विनोद मेरे कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ मिला, जानकारी मिली ना? हाँ हाँ, मिल गई। लेकिन मिल तो गई उनको, लेकिन उसके बाद उनके लेखन को लेकर ही तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल उठ गया? कलावादी हैं, सरोकारवादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल बड़े लेखक हैं, प्रथम कोटि के लेखक है। ये चिरकुटई से काम नहीं चलेगा। विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं मैंने पढ़ी हैं, वो अपने ढंग की कविताएं करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का कथा साहित्य बहुत अच्छा है। साहित्य एक ऐसी चीज है कि आप शेक्सपियर को, आप कालिदास को कहेंगे कि कौड़ी का तीन है, तो आप पर मुकदमा नहीं चल सकता। ये सरोकार और कलावाद में हिंदी में बहुत इस तरह से भेद क्यों किया जाता है? मुझे नहीं पता है सर, मैं तो नहीं जानता। आप मुझसे विनोद कुमार क्यों पेश किया जाता? असल में मैं साहित्य का इतना गंभीर विचारक नहीं हूँ, तो ये सब मुझे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि इन सब के बारे में सोचूं कि कौन क्या कह रहा है। मैंने विनोद शुक्ल की कथा साहित्य पढ़ा है, विनोद शुक्ल की मैंने कविताएं पढ़ी हैं, और वो अलग ढंग की कविताएं हैं, वो ठीक है। जैसी कविताएं सामान्यतः लिखी जाती है वैसे उन्होंने नहीं लिखी हैं। शुरू में मुझे भी पढ़ के लगता था, लेकिन मैंने पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की, तो अच्छा लगा मुझे। विनोद कुमार शुक्ल बड़े राइटर हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छे गद्यकार हैं। नामर्जी जैसे आदमी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है, तो नामर्जी ने कोई घूस लेकर तो प्रशंसा नहीं की होगी विनोद कुमार शुक्ल की। जब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और इस बात को मैं रेखांकित करके कहना चाहता हूँ। जब लोगों की तारीफ की जाए, किसी की तारीफ की जाए, और आपको लगे कि नहीं तारीफ के लायक नहीं है, तब भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, शायद हमें कोई कमी है, और फिर कोशिश करनी चाहिए कि उसका बड़प्पन कहाँ है। तो इस तरीके से जो बड़ा साहित्य होता है, जरूर नहीं कि वो एकदम से इजी हो जाए, सबको समझ में जल्दी आ जाए। तो ये भी होता है, ऐसे किसी को कहने देना चाहिए कि नहीं तो बेकार है, कुछ नहीं है, सरोकार नहीं है। मैंने अभी हाल ही में उनकी ऐसी कविता पढ़ी कि कई ग्रामीण किसान एक ट्रेन में एक साथ सफर कर रहे हैं। इतनी अच्छी कविता है, इतनी अच्छी कविता है कि गांव के किसान एक साथ अनपढ़ जब यात्रा करते हैं ट्रेन में, तो समूह में यात्रा करते हैं वो, और किस तरह से बिहेव करते हैं। इतनी अच्छी कविता, वैसी कविता मैंने कहीं जो पढ़ी नहीं थी, इतनी अच्छी कविता विनोद कुमार शुक्ल की पढ़ी मैंने। लेकिन एक लेख है भारतीय चिंतन धारा साहित्य के क्षेत्र में। हाँ, आपके गुरु जी का यह लेख है। कौन गुरु जी हमारे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जी हाँ, जी हाँ। ये किताब है भाषा, साहित्य और देश। भाषा, साहित्य साहित्य और देश। हाँ जी जी। तो उसमें वो हल्का सा संकेत देते हैं कि थोड़ा सा माने सरोकार हो तो ठीक ही है। नहीं सरोकार, नहीं नहीं, द्विवेदी सरोकार पर बहुत जोर देते हैं, बहुत जोर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात से कैसा पता चल रहा है कि विनोद कुमार, मैं मानता हूँ कि विनोद कुमार शुक्ल में सरोकार नहीं है। नहीं, लोग ऐसा, कुछ लोग जो जैसे अब लोग नहीं, लोग जो कह रहे हैं उनके अपने तर्क हैं, जैसे एक लेख शंभुनाथ ने उनके पहले संग्रह पर, काव्य संग्रह पर लिखा था कि हाँ, हिंदी को निराला चाहिए,
मुक्तिबोध की तरह असमर्थ कवि अब और नहीं चाहिए, पहल में लिखा था उन्होंने। शंभूनाथ, किसने लिखा? शंभूनाथ ने, शंभूनाथ। अच्छा अच्छा, ठीक। तो अब देखिए, अब ऐसी बड़ी बात है कि हमारे जो शंभूनाथ जी हैं, शायद उनका जो मानदंड है बहुत ऊपर का है, और इतना ऊपर का है कि उससे मुक्तिबोध जैसे लोग भी नहीं आ पाते। तो उनके उनसे सहमत होना मेरे वश में नहीं है, तो वो तो अलग बात है। मुक्तिबोध के बारे में होता यह है कि जब कोई नया कवि आता है, तो जो नया कवि आता है तो वो अपने पढ़ने की से एक नए विषय की मांग भी करता है। आपको पता है कि जैसे निराला की तारीफ शंभूनाथ जी कर रहे हैं, निराला ने जब कविताएं शुरू की थी प्रारंभ में, तो निराला को क्या कहा जाता था कि बिच्छू का मंत्र ढांगने का कविता है, सांप को उतारने का मंत्र कविता है। ये रामकृष्ण पूजा की जो प्रथम 20 पंक्तियां हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि ये जादू की छड़ी है, क्या है। निराला ने खूब कितना सहा है। तो इसलिए जब कोई नया कवि ऐसा आता है तो अपने साथ वो अपने नई पाठन विधि ही लाता है, और उस पाठन विधि को हमें समझने के लिए अपने अर्जन करना पड़ता है, उसकी थोड़ी पाठकीय साधना भी करनी पड़ती है। ये मेरा विचार है। मैं नहीं जानता कि मतलब ये मैं शंभूनाथ जी की बात पर विचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शंभूनाथ जी की जो बात आपने कही उससे मैं प्रेरणा पा करके बात कह रहा हूँ। जी, तो ये भेद क्यों है? ये तो खैर, अब तो ये क्यों लोग ऐसा कहते हैं? क्यों? वैचारिक दृष्टि से तो मुक्तिबोध बहुत बड़े कवि लगते हैं। अब उनको नकार, वैचारिक दृष्टि से तो मुक्तिबोध हिंदी में बहुत बड़े कवि हैं, निराला से भी ऊपर चले जाते हैं वैचारिक दृष्टि से। नहीं, वैचारिक दृष्टि से निराला से उनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन यह है कि किसी भी बात में निराला से कोई तुलना नहीं है। लेकिन बड़े कवि निराला के बाद मैं निराला के बाद बड़ा कवि नागार्जुन को मानता हूँ। मुक्तिबोध बड़े कवि हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे निराला के बाद बड़े कवि नागार्जुन लगते हैं। और मुक्तिबोध वैचारिक दृष्टि से बहुत बड़े कवि हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं और बड़े कवि हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और साधना बड़ी थी, मराठी थे, और उनके भाई शरद चंद्र मुक्तिबोध तो मराठी के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। तो और बड़ी मेहनत के बड़ी 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 भावनाएं हैं मुक्तिबोध को। शुरू में मुक्तिबोध के कविताओं का भी विरोध होता था, यहाँ तक कि रामविलास जी तक जो है कुछ बहुत शुरू में बहुत प्रशंसक नहीं थे, बाद में पढ़ करके प्रशंसक हुए, वो भी मुक्तिबोध के। और बड़े कवि हैं मुक्तिबोध। रामविलास जी ने तो थोड़ी अति भी कर दी। हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। रामविलास जी तो रामविलास जी से कोई बात नहीं। और इतनी अति कर दी कि नामवर जी को जो है किताब ही लिखनी पड़ गई, कविता के नए प्रतिमान। नहीं, नामवर जी की किताब कविता के प्रतिमान पर लिखा उन्होंने, नई कविता और अस्तित्ववाद। हाँ, नई कविता और अस्तित्ववाद। वो रामविलास जी की महिमा दूसरी, वो तो दूसरे रंग के लिखते थे। तो यहाँ पर तो वैचारिक दृष्टि से वो रामविलास शर्मा से भी आगे लगते हैं मुक्तिबोध। नहीं, मुक्तिबोध रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं, आपने कभी एक चीज का ध्यान दिया है? कभी आपके ध्यान में या कई लोगों के ध्यान में कभी मैंने किसी का उल्लेख को पाया नहीं अब तक। मुक्तिबोध ने जो रामविलास जी के बारे में लिखा है वो किसी ने पढ़ा है? किसी को पता है? न, मैंने समीक्षा की समस्याओं में एक बार उन्होंने नाम लिया है कि
ये तमाम आलोचक अगर मिल करके आलोचना को लेकर अगर कोई नई पद्धति बनाए तो हिंदी साहित्य का भला होगा। समीक्षा की समस्याएं जो किताब है, भूमिका जो लंबी भूमिका है 75 पेज की, उसमें उन्होंने यह उनका नाम लिया है। नाम क्या लिया है उन्होंने? कि रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर जी का भी नाम है, नामवर जी का भी नाम है शायद उसमें, कि अगर ये सब मिल करके शुक्ल जी के बाद की पीढ़ी के ये सब मिल कर हिंदी आलोचना में कोई मापदंड और पद्धति बनाए तो हिंदी साहित्य का बहुत भला होगा। उसमें उन्होंने ये सब भी लिखा है। एक उन्होंने ये लिखा है कि हिंदी आलोचना में ले दे करके किसी तरीके से खींच खाच करके ये काम केवल डॉक्टर रामविलास शर्मा कर रहे हैं। ये मुक्तिबोध में भी कहा लिखा है। और ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की तैयारी बहुत है, और वो जब उनका रामविलास जी का ये है कि वो निराला और पढ़ीस, केदारनाथ अग्रवाल, इस सब पर उन्होंने को लिखा, और बहुत कहीं कहीं बहुत सरल होकर के भी लिखा, आज बढ़िया लिखा फर्स्ट क्लास। लेकिन जो रामविलास जी की मान्यताएं हैं नई कविता के बारे में, वो सब ठीक हैं, लेकिन डिटेल्स में अलग अलग कवियों पर जो उन्होंने अपनी राय दी थी उसमें बड़ी अच्छी है। एक चीज बड़ी विचित्र लगी, और आपके ध्यान में ये बात होगी जरूर, क्योंकि आप तो बड़ा विचार करते हैं इन बातों पर। रामविलास जी और ज्ञान में संबंध हमेशा अच्छे बने रहे। हेलो जी जी, इस पर ध्यान डॉक्टर रामविलास शर्मा और अध्ययन में ध्यान में संबंध हमेशा अच्छे बने रहे, और ये संबंध ये रहे जितने भी ये सप्तक वाले थे ना जी, उन सप्तक वालों में अटूट संबंध बना रहा हमेशा आगे तक। आप ये देखेंगे कि यहाँ तक कि नेमचंद जैन तक ने कभी रामविलास जी का विरोध नहीं किया, भारत भूषण अग्रवाल ने भी नहीं किया। नामवर जी के जो एकदम से विरोध हो जाते थे लोग, रामविलास जी के विरुद्ध नहीं होते सप्तक वाले, ये अजीब था। लेकिन रामविलास जी आखिर समय में जी जी जी, आखिर समय में अजय तिवारी बता रहे थे कि वो गए थे मिलने, गए थे, सुन रहे हैं आप? जी जी, तो चलते चलते समय अज्ञे जी ने कहा कि रामविलास जी से कह देना कि अभी कसरत मैं भी करता हूँ, व्यायाम मैं भी करता हूँ। तो ये बहुत बाद में नामवर जी जब यहाँ थे राजकमल में, तब एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये जो पत्रिका आलोचना है, इस पत्रिका को संपादित करने की बात हुई थी। आलोचना के संपादक हो जाए अज्ञे जी, और संपादक प्रधान संपादक अज्ञे जी हो जाए, और नामवर जी हो जाए। तो बाकायदा अज्ञे जी ने कहा कि मैं नामवर जी के साथ काम नहीं करूंगा, रामविलास शर्मा के साथ काम कर सकता हूँ। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि नामवर जी को उन्होंने इनकार कर दिया? हाँ, अज्ञे ने भाई, तो ये जो ये मैं कह रहा हूँ कि बड़ा सत्तर है, ये जो भी सप्तक वाले जितने थे हैं,
ये सब आपस में बड़े दृढ़ संबंध से बने हुए थे आखिर तक। और नामोद जी तो समझते थे कि इनमें आपस में किसी फूट फाट कराने कुछ नहीं, इन सबने नामोद जी को ढकेल गलत कर दिया। जब आप यही एक बात देखिए, आप देख भी, आप तो सारा दुनिया देखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम हिंदी में कलकत्ता में एक आदमी है जो इतनी चौकसी बरतता है चारों ओर, बेशक सवाल पहने और तेज सवाल करते हैं। अब आप ये देखिए, रामविलास जी ने नामोद जी की मरम्मत की 2-3 लेखों में ना। जी। एक तो वो बाजरे की कलगी वाली, और वो क्या बाजरे की कलगी, बाजरे की कलगी। कलगी। एक बात आप देखिए, नामोद जी तो नए कवियों को के स्थापना कर रहे थे। एक भी नया कवि, एक भी नया आलोचक रामविलास जी के विरोध में नामोद जी का साथ नहीं दिया किसी ने। एक लेख नहीं लिखा, एक वाक्य नहीं लिखा जिसने नामोद जी के समर्थन में। जी जी। और सबने मजा लिया, सबने मजा लिया। तो ये आप देखिए कि ये स्थिति बड़ी विचित्र है यहाँ की। और यहाँ तक कि मुझे जरा साहित्य ने भी साथ नहीं दिया उनका, जबकि तो इसलिए वो है। अब इससे नामोद जी का महत्व कम नहीं होता। नामोद जी की जो कविता की पकड़ है, कहानी की जो पकड़ है, वो नए साहित्य को रामविलास जी उतना नहीं देख सकते थे जितना नामोद जी ने देखा है। निर्मल वर्मा की कहानी जो है परिंदे, या जो उषा पूर्णिमा की कहानी है वापसी, या धूमिल की जो कविता है, इन सब कविताओं पर जो नामोद जी की पकड़ है वो अद्भुत है। असल में वो जो कविता के नए प्रतिमान में जो परम अभिव्यक्ति की खोज जो उन्होंने मुक्तिबोध के बारे में लिखा ना, वहीं से मामला बढ़ता चला गया। परम हाँ, वो अभिव्यक्ति की बढ़ता चला गया, आप ठीक कहते हैं, वो बढ़ता चला गया। और मुक्तिबोध असल में नए ढंग से वो जो कुछ लिखना चाहते थे मुक्तिबोध, उसके लिए उनको प्रॉपर वो फॉर्म मिल नहीं रहा था, और वो फॉर्म के ढूंढ रहे थे। और उस फॉर्म की खोज में ही उन्होंने एक फॉर्म अपना बना डाला जो कि बिल्कुल नया था। जिस ढंग से कविताएं, ये अजय कविता और ये कविता लिखी मुक्तिबोध ने, तो उस ढंग में, उस फॉर्म में जो पहले कविताएं लिखी गई थी, कुछ कुछ वो फॉर्म में भी मेरे मन में आता है। पता नहीं आप जैसे लोग उससे कहाँ तक सहमत होंगे, कहाँ तक नहीं। कुछ कुछ ये फॉर्म निराला के परवर्ती ये पहले के फॉर्म में मिलता है कि, लेकिन बिल्कुल दूसरे ढंग से। अब वो जैसे कि वो रहस्यमय नहीं है उतना निराला के यहाँ, लेकिन फेंक दिया है वो, बनती कविता बनती चली जा रही है, कविता बनती चली जा रही है अपने किसी तरीके से। तो और मुक्तिबोध पहचाने गए तो इसमें कोई शक नहीं कि उसमें नामोद जी का बहुत बड़ा हाथ है। और उनकी लंबी कविताओं पर सबसे पहले ध्यान नामोद जी का गया था। उन्होंने लेख लिखा था, बहुत पहले लिखा था। वो जो विश्व शर्मा ने पत्रिका निकाली थी कवि नाम के, एक बार सबसे पहले उसमें नामोद जी ने लेख लिखा था। तो इसमें कोई शक नहीं। अरे वो तो मुक्तिबोध तब तक के कवि हैं वो तो।
1942 में उनकी कविता छपी थी। हैं? 1942 में 42 में। हाँ हाँ। अभी कभी कभी अब क्या बात है, हम लोगों की उम्र बीत गई, काफी कुछ कर नहीं पाए। ये था कि दोस्तकर्ताओं की छानबीन करके उनके जो इमेजेस बीच बीच में आते हैं वो इतने मार्मिक इमेजेस हैं कि एक इमेज की पूरी कविता को पता नहीं कहाँ से कहाँ फेंक दे देता है, खड़ा कर देता है। तो वो जो अंधेरे में लेकिन एक अति की तो बात हम लोग करते हैं कि रामविलास शर्मा ने अति की सिजोफ्रेनिक साबित करने में पूरी शक्ति उन्होंने लगा दी। सिजोफ्रेनिक, जो कि यह उचित कहीं से भी नहीं लगता है। मैंने एक वो थोड़ा, हाँ वो थोड़ा है, वो थोड़ी सी बात उनकी एकदम से गलत नहीं है, लेकिन उस पर ज्यादा इतना बल देने की जरूरत थी नहीं मेरे विचार से जी। और मुक्तबोध में जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं है। वो एक जो, बल्कि उसके लिए जिसको रामविलास जी सिजोफ्रेनिक कहते हैं, उसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द होता आत्मसंघर्ष। जी जी जी। एक अपने को एक तटस्थ भाव से देख पाना। जो मैं इस बात को वैसे कहूंगा, मैंने निसंकोच कहूंगा, यह जो अपने को इस प्रकार से देख पाना है कि मानो मेरे ही कारण हो गई ये दुर्घटना, मानो मैं ही इसका वो हूँ पापी, मैं ही इसका अपराधी हूँ, ये इतनी हल्की चीज नहीं है। और है ही अपनी परंपरा ये हल्की, इतनी हल्की चीज नहीं है जितना कि रामविलास जी कह रहे हैं। ये तो भक्तों में है कि मैं हूँ सब पश्चिम को पीको। जी जी जी। तो वस्तुतः सच्ची बात यह है कि, और मैं चाहता हूँ मेरी बात ध्यान से सुनी जाए, कि जब आदमी एक आइडिया, कुछ मूल्यों को लेकर के लड़ता है जगत में, या संकल्प करता है कुछ मूल्यों से लड़ने का, और जब वो उन मूल्यों से लड़ नहीं पाता, खुद ही उन मूल्यों से विचलित होता है, जो कि आदमी का स्वभाव है कभी विचलित होना। कभी अगर आदमी वो है ना कि एकदम खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं, आदमी ही विचलित भी होता है, आदमी दृढ़ भी होता है। तो जब खुद आदमी अपने बनाए हुए मूल्यों से ही विचलित होता है, तब आदमी के अंदर एक अपराध भाव पैदा होता है कि मैं इतना बुरा हूँ, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। तब वो अपने को धिक्कारता है आदमी। तो ये पश्चाताप है। और परंपरा से तो रामविलास शर्मा जी परिचित थे। तुलसीदास जी ये बताएगा, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मुझसा कौन कुटिल खलकामी, कहते हैं कौन कुटिल खलकामी हो, ऐसा पश्चर कोटिल को प्रभु मेरे अवगुण चित्र धरो। अब ये सब तो, और कबीर भी तो कहते हैं कि मुझसा बुरा न कोई, मुझसा बुरा न कोई। तो ये रामविलास जी इस पर नहीं ध्यान देते हैं। तो रामविलास जी बड़े आदमी हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छा है, उनकी जो मतलब जिसे हम कमियां समझते हैं या जातियां समझते हैं, बड़ी हैं, उनसे हमें शिक्षा मिलती है। लेकिन यह है कि बात यही है कि आदमी होता है विचलित होता है, और आदमी ही बड़ा आदमी ही अपने विचलन पर ध्यान देता है कि मैं विचलित हूँ, आत्म समीक्षा करता है, आत्मधिकार करता है, आत्मालोचना करता है जिसे कहते हैं। तो ये है वो मुख्य बोध में, ये है आत्मालोचना है। और नामवर जी की अति ये हो गई कि परम अभिव्यक्ति की खोज कर दिए, जबकि परम अभिव्यक्ति की खोज वाले कभी थोड़े ही लिखेंगे। तोड़ने होंगे मठ, और ये अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। ये तो परम अभिव्यक्ति की खोज है नहीं। हाँ, वो क्या है परम अभिव्यक्ति खोज?
पर असल में मेरी समझ में जो बात आ रही है वो मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब ये वो परम ऑब्जेक्टिव बात करते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि मैं जो कुछ जितना बड़ा या जितना कर्मठ या जितना सकारात्मक बनना चाहता हूँ वो उनकी परम अभिव्यक्ति है, वो मैं हो नहीं सकता। और अब वो रहस्यमय भी है। अब वो रहस्यमय इसलिए है कि वो इतना सीधा नहीं है उस रास्ते पर चलना, उसमें विचलन है, उसमें अपराध है, उसमें प्रेरणा है, सब कुछ मिला जुला है, इसलिए वो रहस्यमय भी है। यानी मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, गलत हो सकता है, लेकिन उस रहस्यमय को रहस्य बनाने की जरूरत नहीं थी। उस रहस्यमय को अच्छा किया, आलोचकों ने छोड़ दिया, उसको टच नहीं किया। उसकी विवेचना करते कि ये रहस्यमय व्यक्ति क्या है, तो फिर वो उसमें बाद में उस कविता के अंत में ला करके जो कहते हैं कि वो आत्मसंभवा है, वो अपने आप से ही पैदा होगी, बाद में आत्मसंभवा कहते हैं उसको। इसी को लेकर के विनोद कुमार शुक्ल की कविता के को लेकर ही जो बातचीत हो गई, तो नहीं, विनोद कुमार से देखिए, एक चीज आपसे मैं कहता हूँ, जी की जो हिंदी की स्थिति है, हिंदी साहित्य की, हिंदी तो अपनी जनसंख्या के आधार पर बनी हुई है और चढ़ी हुई है ना जी, कि देश के इस छोर से उस छोर तक हिंदी बोली समझी जाती है, और जो थोड़ी बहुत जो नहीं बोलते हैं वो भी समझते हैं हिंदी को। हिंदी है, हिंदुस्तान में है हिंदी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदी साहित्य में अगर कोई साहित्यकार किसी तरीके से सम्मानित होता है तो वो हमारे लिए प्रथमता मैं कह रहा हूँ, है जी, सेलिब्रेशन की चीज है, प्रथमता जी, सेलिब्रेशन की है। अच्छा, इसके बाद ये भी ठीक है, ये भी कोई बुरा नहीं है कि शुरू होते ही आलोचना शुरू होती है। अब वो आलोचना कई तरीकों से शुरू होती है। कुछ लोग तो सचमुच ईमानदारी से आलोचना करते हैं, करते होंगे, मैं जानते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या से करते हैं, कुछ लोग किसी कारण से करते हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण से करते होंगे। हालांकि विनोद कुमार शुक्ल जो इतने ठंडे आदमी हैं, वो तो इतने चुपचाप तब बोलने वाले आदमी हैं तो उनका किसी से ये होगा समझ में आता। और वही विनोद कुमार में जिनका झगड़ा इनसे हुआ था ना, अरे वो प्रकाशकों से, वही ना। जी, जी, अभी तो बेचारे अपने समस्या करते होते में मिलने जुलने में बड़े कायदे का आदमी है, धर्म आदमी है। तो अब इसलिए, और उनकी मैंने कहानियां पढ़ी हैं। एक उनकी मैंने निर्मल वर्मा की, मैंने एक तो उनकी वो पढ़ी, उपन्यास नौकर की कमीज पढ़ी मैंने उनकी। दीवार में खिड़की रहती है, दीवार में खिड़की बहुत अच्छी है, आपने ठीक नाम दिया। कितनी अच्छी खिड़की, दीवार में कितनी अच्छी खिड़की। और वो अपनी पत्नी के प्रति और जो औरत है उसके प्रति कैसा भाव मैंने और किसी नावल में इतना प्रभावशाली ढंग से देखा नहीं। अपनी औरत के बारे में इतनी ममता, और इतनी ममता, और इतनी आत्मीयता, और ये कि वो कितना करती है हमारे लिए और हम कितना कम कर पाते हैं उसके लिए, ये भाव हमने कहीं और देखा नहीं। और दीवार में खिड़की अपने आप में इमेज कैसा बढ़िया है, नहीं? जी, जी, अच्छा, अब दूसरी मैंने उनकी एक कविता पढ़ी, वो बड़ी बढ़िया कविता मुझे लगी। कविता यह है, अभी मैंने जिक्र किया था कि ट्रेन में 15-20% जो किसान हैं
वो यात्रा कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया है कि प्लेटफार्म पर वहाँ पहुंचा, तो उनकी आदत यह है कि वो जहाँ जाएंगे सब इकट्ठे जाएंगे। ये जो किसान गांव वाले होते हैं, जब जैसे मेला में जाते हैं ना, जी तो इकट्ठे रहेंगे, एक दो अलग अलग नहीं जाएंगे कभी। तो ट्रेन में भी चढ़ते हैं तो दसों पाँचों अगर एक ही प्लेटफार्म पर रह जाता है तो सब फिर सब ऊपर आते हैं, फिर सब लेकर के जी जी जैसे पशुओं के युद्ध होते हैं ना, वैसे एक हो जाते हैं। और वो कैसे बैठते हैं, जगह है तब नहीं बैठते, जमीन बैठ जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल डिस्कशन, वंडरफुल डिस्कशन है गाँव के लोगों की यात्रा का। वो बड़ा राइटर लिख सकता था, उतना अच्छा। तो मैंने ये कुमार शुक्ल का पढ़ा तो मुझे लगा कि सचमुच ये सम्मानीय लेखक है। तो ऐसे आदमी को और मेरा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं 2-3 बार मिला हूँ विनोद कुमार शुक्ल से, बैठा हूँ, उनके साथ गप लगाई है मैंने। बल्कि मैं कहना मुझे नहीं चाहिए शिष्टतावश, लेकिन मैं शिष्ट होकर के कह रहा हूँ कि एक बार बेतवा नदी से मैं कुछ पत्थर उठा लाया था। सुन रहे हैं? जी 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 और 1 साल के बाद ये सोच करके कि ये पत्थर बेचारे नदी से मैं क्यों उठा लाया, उनको जा करके मैंने नदी में फिर डाल दिया बेतवा में। जी इस वक्त 3 कवियों ने कविताएं लिखी थी, में से एक विनोद कुमार शुक्ल भी थे। जी मेरी कोई वो हैसियत नहीं है कि विनोद कुमार शुक्ल मेरी किसी घटना पर मेरा नाम लेकर एक कविता लिखे। तो उस कविता की कुछ पंक्तियां याद हैं आपको? नहीं, मुझे नहीं याद, लेकिन ये कविता छपी हुई है, कई जगह छपी है। वो अगर आप ऐसा चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप करवा दूंगा। तो ये वो उस पर कई लोगों ने कविता, उस घटना पर भगवत रावत ने कविता लिखी, उसी घटना पर मेरे, उस पर शुक्ल ने भी लिखी। और उसी पर एक वो नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, वो बंगाली है जो हिंदी में कविता लिखता है, उसे कविता लिखी। तो विनोद कुमार शुक्ल इस तरीके से कोई वो हाई ब्राउ और रिजर्व आदमी नहीं है जैसा कि समझा जाता है। चुप रहने वाले आदमी है, अपने को पीछे रखने वाले आदमी है, बड़े आदमी है। एक बार मैंने उनसे पूछा विनोद कुमार शुक्ल से जी कि आप इतने शरीफ कैसे हो गए, ये शराफत आप में कहाँ से आ गई है? तो बड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद वो मुझसे बोले कि दिग्विजय कॉलेज में जिसमें वो पढ़ाते थे राजनाथ गांव में, उसके जो प्रिंसिपल थे शुक्ल जी, तो ये विनोद कुमार शुक्ल उनके संबंधी हैं, उनके चचा या उनके वो निकट के उनके परिवार के। तो कहने का मतलब ये था कि शायद उनकी जो शराफत है, ये शिष्टता है, वो उनके परिवार का मैं हूँ। तो इसलिए विनोद कुमार व्यक्ति रूप में भी अच्छे हैं, और मेरी समझ में, जो मेरा समझ, तो कवि भी बहुत अच्छे हैं, गद्यकार बहुत अच्छे हैं। ये उनको मिला है तो इट हैज टू बी सेलिब्रेटेड, इट शुड बी सेलिब्रेटेड, और ये उचित हुआ है, ये मेरा विचार है। अब ये तो जनतंत्र तो साहित्य में भी है भाई, नहीं ना? जी जी बिल्कुल। और वो जनतंत्र आपके माध्यम से मुखरित होता है। जी तो आपने लहक के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, आप लहक के लिए समय नहीं निकाला। आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मुझे इस बात है कि हिंदी में ऐसा काम सिर्फ आप कर रहे हैं। और आप, जैसा आपका नाम है निर्भीक, वैसा निर्भीक होकर आप बोलते हैं बिना लल्लू चप्पो के। लेकिन ये बात है अभी तक तो बनी हुई है कि कोई खबर नहीं, जो मैं कहता हूँ इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूँ और बधाई भी देता हूँ।
और इसमें आपका यश है कि जो मैं कहता हूँ वही आपके यहाँ से विपरीत होता है अभी तक तो। और ये हिंदी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं इसमें, आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार।